हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करिएगा। 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट हैपनिंग्स। तो टारगेट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यूल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0 मार्क, नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर। और लास्ट टाइम के जो विनर हैं वो हैं माधवी। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर भी दिया और अपने मार्क्स जो हैं वो भी यहाँ पर लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कच्चातीवू आइलैंड को लेकर पूछा गया। कच्चातीवू आइलैंड को लेकर विद रेफरेंस टू दिस आइलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन इन 14th century. It was formally ceded to Sri Lanka under 1996 maritime agreement. Indian fishermen are allowed to fish freely near the island as per Indo-Sri Lankan agreement. There are three statements. Please read them one by one. मैं यहाँ पर जो आपका टाइमर है वो भी शुरू कर देता हूँ बिकॉज आपको जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तब भी टाइम मिला है क्वेश्चन पढ़ने का। नाउ 10 seconds टू रीच टू द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली दे हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन एंड दे आर अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट, they are urging the union government to retrieve Kachativu from Sri Lanka. Now, this island was given way back in 1970s. I'll give you the exact date also, but here means the year, the exact year. But abhi ke liye, so right now they have passed a resolution so that they could ask the union government. Basically, this is a pressure tactic that is created by you can say the legislative assembly over the union government so that the island could be retrieved. Even though the chances are very minuscule, the reason is once a territory is given as per an agreement, it is extremely exceptional to get that territory back. Okay, but yes, to politicize the entire issue, such things will keep on coming in the news. Because I remember in 2014 when I appeared for the when I was preparing for the exam, that time also Kachativu was in news. और हर साल आप देखेंगे 2020 में भी this was there in the news, पुराने न्यूज़पेपर उठा लीजिए. So time and time again you'll find that this specific area remains in the news, sometimes because of the political reasons, sometimes because of the fishermen reasons also. कच्चतीवू जो है it was formed by a volcanic eruption in 14th century. तो ये हमारी स्टेटमेंट सही हो जाती है. श्रीलंका को दिया था लेकिन 1996 में नहीं दिया था. It was given by Indira Gandhi ji in 1974. So there was an Indo-Sri Lankan maritime agreement. That agreement was signed. It was not signed in 1974 when Indira Gandhi ji was there, and this island was ceded to श्रीलंकन साइड. ठीक है, पहले हमारे पास ही था. लेकिन इंडियन फिशरमैन जो थे उनको कुछ राइट्स दिए गए थे. सो इंडियन पिलग्रिम्स दे कैन विजिट. फिशिंग इज नॉट परमिटेड बट फिशरमैन जो हैं उनको रेस्ट करने के लिए यहाँ पर जगह मिली हुई थी. तभी आप देखेंगे जब कई बार नॉन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये आइलैंड न्यूज़ में आता है जिसमें यही होता है कि इंडियन फिशरमैन बिकॉज बॉर्डर पे तो बॉर्डर आपको दिख जाता है कि ये लैंड बॉर्डर हमारा, ये लैंड हमारी है, ये लैंड किसी दूसरे की है. लेकिन पानी में जो आपका बॉर्डर एरिया होता है ना वो मेंशन नहीं होता है क्लियरली. सो दैट्स व्हाई कई बार फिशरमैन जो है फिशिंग करते करते इंडियन वाटर से श्रीलंकन वाटर में चले जाते हैं एंड दे आर नेवी देयर. दे कैच दीज इंडिविजुअल्स, दे कैच दीज इंडियन फिशरमैन एंड दे पुट बिहाइंड द बार्स. फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए जाते हैं टू रिट्रीव देम बैक. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी और टाइम एंड टाइम अगेन एज आई ऑलरेडी सेड ये सब चीज़ें होती रहती हैं. और ये हो सकता है आज हम इसको डिस्कस करें, आने वाले टाइम में दोबारा से भी इसको लेकर कोई टॉपिक आपको देखने को मिले. सो ये जो स्टेटमेंट है इंडियन फिशरमैन आर अलाउड टू फिश, आंसर इज नो. दे आर नॉट अलाउड टू फिश बट दे कैन गो देयर, द पिलग्रिम्स कैन गो देयर, दे कैन रेस्ट देयर एज वेल. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर. जल्दी से एक बार देखिएगा. सो रामेश्वरम है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है, द मन्नार आइलैंड इज ऑल्सो देयर. श्रीलंकन पार्ट है यहाँ पर आपका और कच्चातीवू आइलैंड ये कहीं बीच में आपको देखने को मिलता है. Earlier it was with India, but then it was ceded or given to Sri Lankan side. नेक्स्ट चलते हैं चंद्रयान थ्री चेस्ट को लेकर. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अचीवमेंट्स ऑफ चेस्ट इंस्ट्रूमेंट aboard Chandrayaan 3. It was the first instrument to measure in situ temperature near the lunar south pole. Maybe. It failed to penetrate the lunar surface due to regolith resistance. Next, its success was aided by rotation-based deployment mechanisms instead of hammering devices. So you have 10 seconds. सोचिए इसके बारे में. What should be the correct answer? फिर इसको डिस्कस करेंगे. क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? नाउ इसरो की बात करते हैं पहले. इसरोज चेस्ट बिकेम द फर्स्ट सक्सेसफुल थर्मल एक्सपेरिमेंट नियर द लूनर साउथ पोल. करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है. चेस्ट जो है इट अचीव फर्स्ट एवर इन सीटू टेम्परेचर रीडिंग नियर द मून्स साउथ पोल. अब इसका मतलब क्या है देखो.
इन सीटू टेम्परेचर जो है या टेम्परेचर मेजरमेंट है, इसका मतलब होता है टेकिंग द टेम्परेचर readings directly in the natural environment on processes without disturbance or without like removing the sample. So it's like measuring the temperature of a water body in situ or the temperature of a wafer during a manufacturing process. So it's like natural environment में ही जब आप क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का टेम्परेचर ले रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, इट्स सक्सेस वाज एडेड बाय रोटेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ हैमरिंग डिवाइस. कुछ कुछ जगह पे देखेंगे, कुछ कुछ प्रोब ऐसे होते हैं उनमें हैमरिंग डिवाइस होता है और कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं जब भी कुछ चीज़ें दूसरे प्लैनेट से या फिर सैटेलाइट से वापस लेकर आनी होती है. ये जो प्रोब था, इसका जो सक्सेस थी, दैट हैज कम फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज इट वाज रोटेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट अनलाइक द हैमरिंग जो पहले यूज करी जाती थी, पास्ट में यूज करी जाती थी. नेक्स्ट है, इट फेल टू पेनिट्रेट द लूनर सरफेस ड्यू टू रेगुलिथ रेजिस्टेंस. देखो रेगुलिथ क्या होता है ये समझना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यही टर्म है जिसको समझने के बाद आंसर कर पाएंगे. सो ये क्या है, दिस इज द अनकंसोलिडेटेड फाइन ग्रेन्ड मटेरियल. जो लूनर सरफेस है उसके जो बाहरी एरिया है या फिर जो बाहरी सरफेस है, सो दिस आउटर सरफेस दैट इज कवर्ड विद फाइन ग्रेन्ड अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स. ठीक है, ये जो बाहर का एरिया, जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई मिट्टी जो है वो है, मिट्टी जो है मान लीजिए अर्थ के ऊपर, वो उसकी एक लेयर आपको देखने को मिल रही है, वो काफ़ी फाइन ग्रेन्ड है, अनकंसोलिडेटेड है, तो वो आपका रेगोलिथ यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, सो अब यहाँ पर बात आती है कि इट फेल टू पेनिट्रेट, क्या ये इस लूनर सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाया? आंसर इज नो. इट पेनिट्रेटेड अप टू 10 सेंटीमीटर. ये जो लूनर रेगोलिथ है इसको 10 सेंटीमीटर तक इसने पेनिट्रेट किया है. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है, आंसर बी हो जाएगा. हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. चलते हैं यहाँ से आगे. थर्ड क्वेश्चन जो है वो है यूफिया वायना डिसीज को लेकर. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूफिया वायना डेनेसिस. सो वैसे कई बार आपको जो लोकेशन है उसके बारे में भी आइडिया लग जाता है नाम से. ठीक है, सो ये क्या है, वायना डेनेसिस. इट वॉज ओरिजिनली मिस आइडेंटिफाइड एज स्पीसीज फ्रॉम महाराष्ट्र. हो सकता है. It thrives in fast flowing streams with rocky beds and aquatic vegetation. Maybe. It is widely distributed across peninsular India. हो सकता है. Now, a new species of damsfly, a new species of damsfly, Euphia wynendensis, it was discovered. जैसे मैंने आपको बताया था, नाम जो है ना क्या है, वाइना, फिर है डेंसिस. सो नाम कहाँ से आ रहा है? कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम याद आ रहा है आपको? वायनाड. वायनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन केरला. सो इट इज कमिंग फ्रॉम वायनाड डिस्ट्रिक्ट, दैट्स व्हाई इट वाज मिस्टेकन. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इसी वजह से ठीक हो जाती है. इट वाज ओरिजिनली मिस आइडेंटिफाइड कि इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, बट ये है कहाँ से? दिस इज फ्रॉम वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई. सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं. इट थ्राइव्स इन फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स विद रॉकी बेड्स एंड एक्वाटिक वेजिटेशन. तो लोकेशन कहाँ पर मिलती है वो बताया गया है. इट इज वाइडली distributed across peninsular India. No, widely distributed नहीं है. Rather, it is falling in the vulnerable category and restricted distribution इसका आपको देखने को मिलेगा. तो करेक्ट आंसर क्या है? तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर विल बी ए. चलिए एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है. सो वैसे मैंने इसे डैम्स फ्लाई कहा था, कुछ कुछ आपको यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई जैसे ये दिखाई भी देगा स्पीसीज. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये जो स्पीसीज है कौन सी कैटेगरी में है, या फिर कोई भी नया स्पीसीज जो होता है उसको लेकर. चलिए चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्लोराइड कंटामिनेशन को लेकर पूछा गया. इसको लेकर करेक्ट क्या है? द BIS परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन इंडिया is 1.5 mg per liter. Excess fluoride causes dental fluorosis and skeletal damage. Rajasthan is the worst affected state when it comes to fluoride levels in groundwater. सोचिए what should be the correct answer. मैं यहाँ पे टाइमर आपका शुरू कर देता हूँ, सोचिएगा क्या सही आंसर होगा. चलिए टाइम इज अप. सो हियर एक्सेस फ्लोराइड जो है इसे पाया गया है इन ओवर 120, मोर देन 120 hamlets in UP, and it is affecting around 2 lakh people. So there are people who are consuming this water with this like fluoride included, or you can see the where the content of the fluoride is very high. Then of course these people or the individuals, the consumers, they will be impacted by this. The BIS safe limit is 1.0 milligram per liter, while WHO की जो लिमिट है वो 1.5 है. सो BIS की लिमिट क्या है? 1 mg, नो ना कि 1.5 mg. हालांकि WHO की लिमिट 1.5 है.
एक्सेस फ्लोराइड से क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस, जैसे आपने देखा होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी से जो डिस्कलरेशन होता है वो आपका टीथ में देखने को मिलेगा। तो जो टीथ आपके हैं उसमें डिस्कलरेशन एंड समटाइम्स द स्केलेटल डैमेज कैन ऑल्सो बी सीन, सो उसे स्केलेटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, राजस्थान इज द वर्स्ट अफेक्टेड, और अभी तो यूपी के अंदर भी ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखिएगा। सो इट्स क्लोज्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डीमिनरलाइजेशन, रिवर्सेस अर्ली टूथ डीके भी होता है, और इस पर डिस्कलरेशन भी आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है बिंटूरोंग एंड बालपक्रम नेशनल पार्क को लेकर। सो यहाँ पर विद रेफरेंस टू द हैबिटेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ लार्ज सिवेट इन इंडिया एंड इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड एज पर IUCN। ठीक है, सो यहाँ पे स्पीसीज को लेकर पूछा है, जो आपका बिंटूरोंग है, इस स्पीसीज को लेकर पूछा है कि वैसे हम नेशनल पार्क भी देखेंगे, लेकिन हाँ, इस स्पीसीज को लेकर पूछा है कि ये लार्जेस्ट सिवेट इन इंडिया है, और IUCN के हिसाब से जो इंटरनेशनल जो आपकी लिस्ट है, इट इज़ बेसिकली फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को लेकर, इसके हिसाब से वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, हो सकता है। जो बालपक्रम नेशनल पार्क है, इट इज़ होम टू द बिंटरोंग एंड इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ परपीचुअल विंड्स। द पार्क इज पार्ट ऑफ गारो हिल्स इन मेघालय एंड बॉर्डर बांग्लादेश। सोचिए, 10 सेकेंड्स मैंने आपके शुरू कर दिए। रेयर स्पीसीज है बिंटरोंग, एंड इट वॉज कैप्चर्ड इन बालपक्रम नेशनल पार्क बाय WTI कैमरा ट्रैप्स। अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल के ऊपर भी लोग कैमरा लगाते हैं, और इस तरीके से जो एनिमल एंथुसियास्ट होते हैं या फिर रिसर्चर्स होते हैं, कैमरास लगाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ स्पेसिफिक एनिमल। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ना कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। लेकिन हाँ, जो बालबकरम है, इट इज़ अ डब्ड लैंड ऑफ परपीचुअल विंड्स एंड होस्ट विंटरऑफ। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, एंड इट लाइज इन द गारो हिल्स नियर बांग्लादेश बॉर्डर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं, और इस स्पीसीज जो है इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर वैसे क्या होगा, यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पे स्पीसीज दिखाई कैसे देती है, कुछ इस तरीके से। और एक बार मेघालय के अंदर हम, जो आपका बलपक्रम नेशनल पार्क है, नोरकेक भी है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ऑल्सो अवेलेबल, वो भी चीज़ें देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका सेजिंग फोल्ड को लेकर। सो सचिंग फोल्ड जो है इसको लेकर पूछा है कि इसमें से 3 स्टेटमेंट्स को आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट इज, इट इज अ नॉर्मल फोल्ड एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, मे बी it separates the Indian plate from Eurasian plate, that may also be true. It is one of the most active strike slip faults in the world. So 10 seconds आपके पास है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। रिसेंटली म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया एंड दैट caused a strike slip faulting along the Sejong fault। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, a strike slip fault। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, तो सजाइंग फोल्ड, इट इज अ स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, नॉट अ नॉर्मल फोल्ड। ठीक है, सो इट इज अ नॉर्मल फोल्ड, नो, इट इज अ स्ट्राइक स्ट्राइक एंड स्लिप फोल्ड। क्या मतलब है देखेंगे अभी, वैसे चलिए इसको देख ही लेते हैं। अब देखो, नॉर्मल फोल्ड में क्या होता है, नॉर्मल फोल्ड के अंदर जैसे मान लीजिए दिस इज वन ऑफ द प्लेट्स, दिस इज अनदर प्लेट, तो उसमें क्या होगा, एक प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, ये हो सकता है, सो दिस इज अ नॉर्मल फोल्ड। फिर इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, मान लीजिए कि देर आर, दिस इज द फर्स्ट फोल्ड, सॉरी दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट, दिस इज द फोल्ड। ये जो नीचे वाली जो प्लेट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और जो नीचे पहले से है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सो ये हो जाता है आपका रिवर्स फोल्ड। लेकिन अगर मान लीजिए यही प्लेट्स जो हैं ये साइड बाय साइड मूव करिए, दिस वन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पर क्या था, हाइट वाज चेंजिंग, और यू कैन से फ्रॉम द, देयर वाज अ वर्टिकल चेंज हियर। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा था, वर्टिकल चेंज देखने को मिल रहा था। बट जब साइड बाय साइड चेंज होता है, दैट कैन बी लेबल्ड एज द स्ट्राइक एंड स्लिप fault. So this is a type of fault where the movement of the earth crust is primarily horizontal with two blocks, they are like sliding past each other। तो जब एक प्लेट इस तरफ दूसरी इस तरफ जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज देयर, दैट इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। लेकिन वही वर्टिकल मूवमेंट होगा, अगर एक अपर डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट विल बी अ नॉर्मल फोल्ड। क्या ये नॉर्मल फोल्ड था, नो, ये क्या आपका स्ट्राइक एंड स्लिप फोल्ड। इट सेपरेट्स इंडियन प्लेट फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, अभी हम मैप पे भी यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इट लाइज बिटवीन द इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इट्स अमंग द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, 1500 किलोमीटर्स के आसपास का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये आपका मेन जो लाइन है, और दो जो आपकी प्लेट्स है वो मिल रही हैं, वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं INS तरकश को लेकर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INS तरकश,
It's part of India's Eastern Fleet and was built in India under Make in India program. It carries supersonic BrahMos missile system. It belongs to Talwar class stealth frigate. सोचिए क्या आंसर होगा? देखो, INS Tarkash जो है, it was recently seized 20 it has recently seized 2500 kg of narcotics in the Western Indian Ocean. क्योंकि यहीं पे क्या होता है कि जो भी आप कह सकते हैं कि जो आपके समुद्र के जो अम, लुटेरे हैं, ठीक है, सो ये लोग क्या करते हैं, जो पायलट्स हैं, ये इस तरीके से नार्कोटिक्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेकर जा सकते हैं या फिर डिलीवर कर सकते हैं, उनको यहाँ पर पकड़ा है और सीज किया है। नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट, क्योंकि ये वहीं पे ही किया गया, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट एंड यस इट वॉज बिल्ट इन रशिया। तो पहली स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है आपकी। इट इज़ इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बिल्कुल ठीक है। इट बिलोंग्स टू तलवार क्लास स्टेल्थ मिसाइल, stealth sorry frigates, that is also correct because it is derived from Russia क्राइवेक 3 डिज़ाइन। और वैसे भी ब्रह्मोस जो है वो भी रशिया के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करके बनाई थी, तो वैसे भी यहाँ पर आपको एक पोर्टेबिलिटी जो है वो और एक कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट? इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द planet's northern hemisphere. It has persisted for at least 150 years and may owe its longevity to Jupiter's lack of solid surface. The wind speed in the storm are recorded at around 270 miles per hour. सोचिए what should be the correct answer? मैं टाइम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। वैसे न्यू ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर मिली हैं एंड दीज न्यू ऑब्जर्वेशंस दे शो अनयूजुअल atmospheric activity around the great red spot. It is located in Jupiter's southern hemisphere, not in the northern hemisphere, so this statement is incorrect. Jupiter's gaseous structure helps sustain the storm for centuries. So यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है एंड यस विंड स्पीड जो है वो भी अराउंड 270 माइल्स पर आवर है विद इन द स्पॉट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को लेकर है, मैप पर भी देखेंगे कहाँ पर लोकेट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस आइलैंड? इट इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड इज पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. It is legally accessible to anthropologists under the special permits. The island is home to the Sentinelese, believed to be among the last uncontacted tribes in the world. I'm starting the timer. आप आंसर करने की कोशिश करिएगा. So a US national was arrested recently for illegally entering into the restricted area, because when we talk about this region, यहाँ पर तो आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी अलाउ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर there was a US national, he was trying to enter in this area illegally. So it lies in the Bay of Bengal region, part of Andaman Nicobar and UT, so this is correct. It is legally accessible to anthropologists under special permits. Answer is no. The Protection of Aboriginal Tribes Act, it even prohibits many outsiders including the anthropologist. The island is home to Sentinelese, believed to be among the last uncontacted tribes in the world. So this one is also correct. Answer क्या हो जाएगा? B is the correct answer. So एक बार मैप पे भी देख लीजिएगा. So North Sentinelese Island आपके अंडमान निकोबार के southern portion में. Last question देखते हैं रोमन aqueduct discovery को लेकर. With reference to this, consider the following statement. The term aqueduct literally means to lead water. Roman aqueduct were purely underground structures built for wastewater disposal, and aqueducts are considered ancient engineering marvels that supplied cities with the clean water. सोचिए what should be the correct answer? टाइमर यहाँ पर शुरू हो गया है। रोमन एरा एक्वाडक्ट जो है इसे रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो दोबारा से इसी वजह से ये आप कह सकते हैं कि पुरानी चीज़ है लेकिन न्यूज़ में इस वजह से थी, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड अंडर द रूसो मेनोर इन ब्रतिस्लावा स्लोवेकिया। नाउ लोकेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो नाम नहीं आपको याद करना, लेकिन ये है क्या वो जरूर पता होना चाहिए। एक्वेरेक्ट कम्स फ्रॉम द, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है टू लीड वाटर, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो एक्वेरेक्ट मेनली सप्लाई द प्योरली अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बिल्ट इन वेस्ट वाटर डिस्पोजल। सो जब हम बात करते हैं एक्वेरेक्ट की, सो इट इज मेनली सप्लाइंग द क्लीन वाटर, बट sometimes it can also provide the, or supply the, or you can say it can also help in exiting the wastewater also. So it is not like it can only be used for the wastewater disposal, so it can be used for the supply of the pure water as well. So second statement is incorrect because the functionality is confined. जो चीज़ बताई गई है इसको लेकर वो कम है,
ये इसका इस्तेमाल और भी दूसरी चीज़ों में किया जा सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जस्ट अ सेकंड, एक पॉइंट हमारा रह गया, थर्ड पॉइंट। सो एक्वेडक्ट्स आर कंसिडर्ड एंशिएंट इंजीनियरिंग मार्वल्स दैट सप्लाइड सिटीज विद क्लीन वाटर। सो यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में भी बताया था कि इट्स नॉट लाइक द वेस्ट वाटर इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग यूज्ड थ्रू दिस, द क्लीन water can also be supplied. So they are hailed as engineering marvel in the Roman Empire. So this one is also correct. Correct answer क्या हो जाएगा? B is the correct answer. So please mention your score in the comment section. और ये चीज़, एक क्वेश्चन जो है जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही कि जो कच्चादीव आइलैंड है ये किसको बिलोंग करता है, इंडिया को या श्रीलंका को? आज 2025 की बात करें हम, सो इन 2025 कच्चादीव आइलैंड बिलोंग्स टू इंडिया और श्रीलंका? प्लीज मेंशन योर स्कोर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।